है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 149 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर इश्क का रंग तो है ही, लेकिन एक दो शेरों के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी का, तसव्वुफ़ का रंग भी बड़ी खूबसूरती से झलकता हुआ नज़र आएगा। और एक शेर इसके अंदर, जो आखिरी शेर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से एक लेजेंडरी शेर है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे। ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे। मस्ताना तय करूं हूँ राहे वादी ए ख्याल, मस्ताना तय करूं हूँ रहे वादी ए ख्याल, ताबाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे। करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियां, करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियां, आने लगी है निखते गुल से हया मुझे। और ये आखिरी शेर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो कहते हैं, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं। है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे। आर्मीदगी का मतलब है आराम, चैन, संतुष्टि की स्टेट। आप आराम से बैठे हुए हैं या आराम से सोए हुए हैं। निकोहिश कहते हैं डांट फटकार को, निंदा, बुराई, किसी को डांट लगाना। बजा होने का मतलब है ठीक होना, अप्रोप्रिएट होना किसी चीज़ का। सुबह वतन, आपके अपने वतन की, अपने देश की सुबह। और खंदाए दंदा नुमा का मतलब है कि दांत दिखा दिखा के हंसना, या टीथ बेयरिंग स्माइल। जैसे कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए कोई अपने दांत दिखा दिखा के हंस रहा है, ऐसी हंसी को खंदाए दंदा नुमा कहेंगे। तो कहते हैं कि है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे। तो एक बार फिर से उन्होंने मजनू जैसे वहशी आशिक की इमेजरी को इस्तेमाल किया है। सच्चे आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो इश्क में अपना आप खो बैठे, इतनी शिद्दत से इश्क करे कि वो अपना दिलो दिमाग खो बैठे, वहशी पागल बन जाए, मजनू जैसा वहशी बन जाए, और फिर जाके दश्त में, रेगिस्तान में अपने कपड़े फाड़ के वहशियों की तरह वो दौड़े या घूमे। तो जो आशिक इतनी शिद्दत से इश्क नहीं कर सकता, इश्क में अपना आप नहीं खो सकता, वहशी नहीं बन सकता, और आराम से बैठा रहता है, वो सच्चा आशिक नहीं है शेर व शायरी के कॉन्टेक्स्ट में। और ऐसे आशिक को शर्म आनी चाहिए है। अगर उसको डांट लगाई जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, तो ये एक सही बात समझी जाएगी इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहते हैं कि है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे। तो यहाँ पे एक सेल्फ रिप्रोचमेंट का रंग है। तो गालिब साहब या आशिक आराम से चैन से बैठा है, और या चैन की नींद वो सो रहे हैं या सो के उठे हैं, और महबूब या ये दुनिया उनको डांट लगा रही है, या डांट महबूब ने उनको लगाई है कि तू कैसा आशिक है, यहाँ बैठा आराम फरमा रहा है। तेरा काम तो वहशी बनकर अपने वतन से दूर, अपना आप खो के दश्त में घूमना था, और तू यहाँ पे बैठा है, आराम फरमा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये निकोहिश, ये डांट फटकार जो है वाजिब है, मैं डिज़र्व करता हूँ, है। तो कहते हैं कि है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, कि इस आराम की स्टेट में जिसमें मैं बैठा हूँ, उसमें मुझे ये डांट फटकार जो है वो बजा है, मैं डिज़र्व करता हूँ उसको, है। तो मैं अपने आप से खफा हूँ, या मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं अपने आशिक होने का फ़र्ज़ निभाना ही भूल गया था, है। तो अगर महबूब मुझे डांट लगा रहा है, ये दुनिया मुझे डांट लगा रही है, या मैं खुद अपने आप को डांट लगा रहा हूँ, तो ये एक सही बात है, या मैं डिज़र्व करता हूँ। और कहते हैं कि सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे, और मेरे वतन की सुबह मेरे लिए ऐसी है कि जैसे वो दांत दिखा दिखा के मेरे ऊपर हंस रही है।
तो इमेजरी देखें जिसको क्रैक ऑफ डॉन कहा जाता है, उसके अंदर एक सफ़ेदी की लेयर भी नज़र आती है। शायद उसको गालिब साहब ने सफ़ेद दांतों से कंपेयर किया है और सुबह को, क्रैक ऑफ डॉन को हंसने से कंपेयर किया है। तो रंग देखें, कई रंग हैं। अगर वो अपने वतन में ही आराम से बैठे हैं तो सुबह वतन हंस हंस के उनका मजाक उड़ा रही है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम तो शहर से दूर, वतन से दूर, रेगिस्तान में जाके वहशी बन के घूमना था और तू यहाँ आराम से बैठा है। और दूसरा रंग, अगर वो अपने वतन से दूर हैं लेकिन फिर भी आराम से बैठे हैं तो सुबह वतन उनका मजाक उड़ा रही है कि तू तो घर से निकला था आशिक बनने के लिए और तू वहाँ आराम से बैठा है, आराम की ज़िंदगी जीने लग गया, कैसा आशिक है तू, है। और देखें, बात सुबह वतन की हो रही है, मगर शायद जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो उनके वतन के लोग हैं, है? और जो उनके ऊपर हंस रहे हैं कि तू घर से निकला था आशिक बनने के लिए और यहाँ देखो तू आराम से बैठा है। एक सेल्फ रिप्रोचमेंट का रंग तो है ही। तो सुबह अगर हंस नहीं रही तो वो खुद अपने आप पे इतने शर्मिंदा हैं और उनको लग रहा है, शायद वो इमेजिन कर रहे हैं कि ये सुबह दुनिया के लोग, ये पूरी कायनात उनके ऊपर हंस रही है बिकॉज ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ऑफ ए ट्रू लवर। और एक और छोटा सा रंग देखें कि वो शायद रात भर आराम से सोए हैं, अब सुबह हुई है, इस वजह से सुबह का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो हमारे कल्चर में वैसे भी जल्दी उठना, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले उठना उसको अच्छा समझा जाता है और बड़े बूढ़े लोग अक्सर बच्चों को डांट लगा देते हैं अगर वो जल्दी ना उठें और सूरज उग गया हो जाए। तो वो रंग भी इसके अंदर शायद इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल वो आशिक का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे, वहशी बन के कपड़े फाड़ के रेगिस्तान में वो नहीं घूम रहे और इस बात पे वो शर्मिंदा हैं। और महबूब, उनका अपना ज़मीर और पूरी कायनात उनके ऊपर हंस रही है, उनका मजाक उड़ा रही है, उनको डांट रही है और वो कह रहे हैं कि ये सही बात है, मैं डिज़र्व करता हूँ ये सब, है। तो देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि है आर्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे, सुबह वतन है खंदाए दंदा नुमा मुझे। अगला शेर देखें, कहते हैं ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे। मुगन्नी कहते हैं किसी सिंगर को, किसी गायकार को या किसी म्यूजिशियन को। और बरके फना, फना की बिजली, लाइटनिंग ऑफ ऑब्लिवियन, ऐसी बिजली जो आपको फना कर दे, आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दे या आपके ईगो को डिस्ट्रॉय कर दे। जी तो आपको पता ही है, दिल या आपका इनर सेल्फ भी हो सकता है। जलवा है बरके फना, ऐसी बरके फना का जलवा, ग्लोरी और अपीयरेंस ऑफ सच ए लाइटनिंग ऑफ ऑब्लिवियन। तो यहाँ पे उन्होंने इमेजरी इस्तेमाल की है प्रॉफिट मोसेस की, हज़रत मूसा की, और डिवाइन बरके तजल्ली की जो उनको तूर पे, माउंट साइनाई पे दिखाई दी थी, या। और उन्होंने ये चाहा था कि खुदा अपने आप को रिवील करे, गॉड, ही आस्क्ड गॉड टू रिवील हिमसेल्फ टू हिम। और रिलीजियस ट्रेडिशंस ये कहती हैं कि खुदा ने वहाँ पे एक बड़ी डैजलिंग लाइटनिंग, एक बिजली वहाँ पे कड़की, या खुदा का नूर बिजली की शक्ल में इख्तियार करके उनके माउंट साइनाई पे कड़का और हज़रत मूसा से वो सहन नहीं हुआ और जो तूर था, जो माउंट साइनाई था, उससे भी वो तजल्ली सहन नहीं हुई, है। तो कहते हैं कि ढूंढे है उस मुगन्नी है आतिश नफस को जी, ये इमेजरी हम दूसरे शेरों में भी गालिब साहब को इस्तेमाल करते हुए कई बार देख चुके हैं। ढूंढे है उस मुगन्नी है आतिश नफस को जी, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जी, माई इनर सेल्फ, एक ऐसे मुगन्नी को, ऐसे गायकार को ढूंढ रही है जिसकी सांस में आतिश हो, आग हो, या इतनी इमोशनल गर्मी हो कि सांस आग बिखेरती हो, या जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे, कि जिसकी सदा, जिसकी आवाज़ मेरे लिए जलवाए बरके फना हो, उसकी आवाज़ मेरे लिए ऐसी हो, ऐसी बिजली का जलवा हो जो मुझे फना कर दे, है। कई रंग इसके अंदर हो सकते हैं। अब कौन होगा ऐसा गायकार जिसकी आवाज़ की गर्मी आपको फना कर दे। शायद आपका स्पिरिचुअल गाइड, आपका मुर्शद हो सकता है। फना का जिक्र है, फना का मतलब ईगो का ख़त्म होना भी होता है, डिविनिटी के साथ मिल जाना, टू मर्ज विद डिविनिटी।
ये भी इसका मतलब होता है। तो ऐसा मुर्शिद जिसकी आवाज़, जिसकी टीचिंग आपके ऊपर ऐसा असर करे कि आपका ईगो फना हो जाए, आप डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सके, तो ये एक स्पिरिचुअल शेर भी हो सकता है। महबूब भी हो सकता है, तो जिसकी आवाज़ उनके ऊपर, आशिक के ऊपर ऐसा असर करे कि वो फना हो जाए, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। खुदा भी हो सकता है, कि वो खुदाई से बात करना चाहते हैं। एक रूहानी गीतकार की यहाँ पे बात हो रही है, एक रूहानी गीतकार की उनको तलाश है। तो खुदा का वो दीदार करना चाहते हैं, जैसे प्रॉफिट मोसेस करना चाहते थे, और खुदाई की आवाज़ सुन के उसके असर से वो फना हो जाना चाहते हैं। तो हमने एक शेर पहले पढ़ा था कि बिजली एक कौंद गई आंखों के आगे, तो क्या बात करते कि मैं लब तिश्नाए तकरीर भी था। तो फिर एक बार हज़रत मूसा की इमेजरी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने एक बिजली कौंध गई, या लेकिन मेरे लब तकरीर, बात करने के लिए भी प्यासे थे। तो खुदा से वो कह रहे हैं कि मुझसे बात भी तुझे करनी चाहिए थी, या तो यही थीम यहाँ पे हो सकता है। शायद वो खुदा वो गीतकार है जिसकी आवाज़ वो सुन के फना होना चाहते हैं। और एक शायद स्पिरिचुअल म्यूज़िक का रेफरेंस भी इसके अंदर छुपा है। हमने दूसरे शेरों में देखा है, गालिब साहब जिक्र करते हैं कि स्पिरिचुअल म्यूज़िक या बहुत अच्छा संगीत आपको एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंचा सकता है, जहां पे आप अपना आप खो दें। तो एक शेर हमने पढ़ा था कि जान क्यों निकलने लगती है तन से दमे समा, गर वो सदा समाई है चंगो रबाब में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब एक अच्छा संगीत का समा बंधता है तो जान निकलने लगती है। तो शायद इस तरह के स्पिरिचुअल म्यूज़िक का भी यहाँ पे रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल वो कहते हैं कि ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे। कि ऐसे गीतकार को मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे रूहानी गीतकार को मैं ढूंढ रहा हूँ कि जिसकी सांस में से गर्मी हो, जिसकी सांस आतिश नफस हो, चिंगारियाँ बिखेरती हो, जिसमें आग हो, और जिसकी आवाज़ ऐसी हो कि बरके फ़ना मेरे लिए हो, या जब उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे तो मैं फ़ना हो जाऊँ, मेरा ईगो फ़ना हो जाए। ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फ़ना मुझे। अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं मस्ताना तय करूँ हूँ रहे वादी ए ख्याल, मस्ताना तय करूँ हूँ रहे वादी ए ख्याल, ता बाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे। मस्ताना, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में जो इंसान हो, स्पिरिचुअल नशा हो सकता है, इस दुनिया की शराब का नशा हो सकता है, या डिवाइन वाइन का नशा हो सकता है। आप अपनी धुन में हैं, किसी बात की परवाह ख्याल आपको नहीं है, उसको भी एक मस्त स्टेट कह सकते हैं कि आप मस्ताने हुए बैठे हैं। वादी कहते हैं वैली को, तय करना, कहीं से गुजर जाना, रास्ता तय करना, कॉमन एक्सप्रेशन है टू ट्रैवर्स ए डिस्टेंस। बाज गश्त कहते हैं टू टर्न बैक, पीछे मुड़ के जाना, कि आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और आप पीछे मुड़ के दूसरी वापस जहाँ से आए उस तरफ चले गए। तो कहते हैं मस्ताना तय करूँ हूँ रहे वादी ये ख्याल, ता बाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे। तो कई रंग और मेटाफर इस शेर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। कहते हैं कि मैं वादी ये ख्याल से गुजर के जा रहा हूँ, या ख्यालों की वादी, ये उनका अपना जहन हो सकता है, या जो ख्यालों से हमारा हमेशा भरा भरा रहता है आपका जहन, आपका दिमाग, आपका माइंड, जहाँ ख्याल पैदा होते हैं, जहाँ ख्याल बसते हैं, और ये ख्याल आपको आगाह रखते हैं, आपको अवेयर रखते हैं हमेशा, या तो दुनिया की फ़िक्र, रोज़गार की फ़िक्र, इश्क व मोहब्बत की फ़िक्र भी इन्हीं ख्यालों की वजह से आपको लगी रहती है। तो कहते हैं मस्ताना तय करूँ हूँ रहे वादी ख्याल, कि मैं इस वादी ख्याल को मस्ताना बन के, नशे में अपना आप खो के तय कर रहा हूँ, या किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ख्यालों से भी मैं आगे निकल जाना चाहता हूँ। और मैं मस्ताना क्यों हुआ हूँ, या किस कदर मैं मस्ताना हुआ हूँ, ता बाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे, कि वापस मुड़ के पीछे जाने से मुझे कोई मुद्दा, कोई वास्ता ना रहे, या पीछे जाने का ख्याल भी मुझे ना आए। इस दुनिया को और इस दुनिया के ख्यालों को छोड़ के मैं आगे निकल जाना चाहता हूँ, राइट। सो ही वॉन्ट्स टू गेट टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मस्ताना होके वादी ख्याल में से गुजर रहा हूँ। शायद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, अपने आप को
अपने ईगो को फना करके वो दिमागी ख्यालों से कहीं आगे बहुत दूर निकल जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहाँ पे ऐसा सुकून हो, या आपका ईगो फना हो जाए, आप स्पिरिचुअलिटी से के अंदर मर्ज कर जाएं और ख़याल, इस दुनिया के ख़याल सारे ख़त्म हो जाएं। ये तो ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ से फिर वापस आने का आपको ख़याल भी ना आए, शायद वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। और एक रंग ये भी है कि शायद वो अपने वापस आने के ख़याल से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो मस्ताने होके नशे की स्टेट में वहाँ से निकल रहे हैं, कि ये दुनिया के ख़याल उन्हें खींच के वापस ला सकते हैं या पहले ला चुके हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप सोच समझ के प्लान करके नहीं कर सकते, जो आपको, क्योंकि आप फिर ख्यालों में भी फंसे रह जाएंगे, इसलिए वो मस्ताने होके इस सफ़र पे निकले हैं। और एक रंग ये भी है कि मैं राह भूल जाना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैं मस्ताना हुआ बैठा हूँ। इश्क का सफ़र भी हो सकता है कि एकदम वहशी हो जाना चाहते हैं, लेकिन वहशत का सफ़र ख्यालों की वादी से होके गुजरता है, तो ख्याल उनको वापस खींच लेते हैं, इसलिए वो मस्ताने होके अपना आप खो के, अपना दिलो दिमाग खो के इस सफ़र को कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी गंवा देना चाहते हैं इश्क की राह में। ये भी रंग हो सकता है। मस्ताना जो है वो एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता लफ्ज़, तो शायद ये रंग ना हो, लेकिन हो भी सकता है, या तो अगर आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं तो भी आप सोच समझ के नहीं कर सकते, आपको इम्पल्सिवली वो करना पड़ेगा, इसलिए वो मस्ताने होके ये काम कर रहे हैं ताकि ये काम उनके लिए आसान हो जाए। तो जिस्ट ये है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या इश्क के सफ़र में, इश्क की वहशत के सफ़र में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे निकल जाना चाहते हैं, और ये काम आसान नहीं है। रास्ते में ख्यालों की वादी पड़ती है, वो ख्याल आपको पीछे खींच सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना आप खो के, मस्त होके, मस्ताना बन के इस सफ़र को तय कर रहा हूँ। क्या क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि मस्ताना तय करूं हूँ रहे वादिए ख्याल, ता बाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे। अगला शेर देखें। करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियां, करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियां, आने लगी है निखते गुल से हया मुझे। बेहिजाबी, हिजाब जो वेल औरतें पहनती हैं, उसको उतार देना, तो ये एक शरीफाना हरकत नहीं है। अच्छे घर की कल्चर्ड औरतें जो हैं वो पब्लिकली बेहिजाब नहीं होती, या गालिब साहब के टाइम पे नहीं हुआ करती होंगी, या और लेकिन महबूबा ऐसी इनडिसेंट हरकत कर रही है, या? और इस शेर के अंदर कर रही है। और निखते गुल कहेंगे गुल की या गुलाब की महक, महक, खुशबू, सेंट ऑफ द रोज़। तो देखें इस शेर के अंदर एक दो फैक्ट्स ये हैं कि महबूबा बेहिजाबियाँ कर रही है और बाग में सरेआम कर रही है, उसने वो अपना हिजाब उतार देती है। और गालिब साहब निखते गुल से उनको हया आ रही है, गुलाब की खुशबू से वो शर्मिंदा हैं, या गुलाब के खुशबू के सामने उनको शर्म महसूस होती है। तो अब इन दोनों जो शेर की जो दोनों लाइनें उनके अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके कई रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि गुलाब की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है, या पूरी दुनिया में वो फैल जाती है, जगह जगह जाती है, हर किसी के घर जाती है, और ये भी एक शरीफाना हरकत, शरीफाना बात नहीं है। इसलिए गालिब साहब जो कि एक शरीफ इंसान है, निखते गुल से उनको इन जनरल हया आती है। और गुलाब जो है उसको आप खुशबू का लिबास भी कह सकते हैं। एक हवा का झोंका आया, या खुशबू का लिबास या खुशबू का हिजाब भी कह सकते हैं। एक हवा का झोंका आया और वो लिबास या अपने हिजाब से बाहर निकल के पूरी दुनिया में घूमने लगती है, जो गुलाब की खुशबू है। इमेजिनेशन देखें, इमेजरी देखें, और ये भी एक शरीफाना हरकत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ महबूबा ने खुशबू, गुलाब की खुशबू से भी ज़्यादा शर्मनाक हरकत कर दी है, या वो बाग में बेहिजाब हो रही है, और इसलिए गालिब साहब खुशबू से भी ज़्यादा शर्मनाक बिहेवियर कह रहे हैं कि मेरी महबूबा ने कर दिया है। उनको ऐसा लगता है, इस वजह से वो गुलाब की खुशबू के सामने शर्मिंदा है, क्योंकि गुलाब की खुशबू अब इस बात को घर घर पहुंचाएगी, है? और आशिक हैं, वो चाहते हैं कि अगर हिजाब उतारना है तो सिर्फ उनके सामने उतारा जाए, और उनकी महबूबा बाग में सारे रकीबों के सामने हिजाब उतार रही है। गुलाब की खुशबू ने ये बात देख ली है, ये गालिब साहब को मजबूर नहीं, या और ऊपर से वो महबूबा को एक बड़े ऊंचे रुतबे पे भी रखते हैं, और उसने ऐसी हरकत की है कि अब वो बहुत शर्मिंदा है। गुलाब और गुलाब की खुशबू ने ये हरकत देख ली है, इस वजह से गालिब साहब शर्मिंदा है।
एक रंग और ये मिलता जुलता कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका यू नो बच्चा है, और उसने कोई गलत हरकत की है, कोई शर्मनाक हरकत की है और किसी और गैर इंसान ने उसकी हरकत को देख लिया है, तो आप उस गैर इंसान के सामने शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगर वो आपके सामने आएगा तो आपको इस बात की रियलाइजेशन रहेगी कि इस इंसान को मेरे घर की बात पता है, या तो मेरे अजीज़ की हरकत का राज इसको पता है, इसलिए आप उस शख्स से शर्मिंदा होते हैं। तो महबूबा बाग में बेहिजाब हुई, शायद बार बार हुई, और गुल ने देख लिया, गुल की खुशबू ने भी देख लिया, या और गालिब साहब अब उस खुशबू के सामने शर्मिंदा हैं, और ऊपर से वो खुशबू पूरे आलम में फैलेगी, घर घर जाके महबूब की हरकत लोगों को सुनाएगी, और इस बात से गालिब साहब को गुलाब की खुशबू से बहुत शर्म महसूस होने लगी। अच्छा, एक रंग ये भी हो सकते हैं कि हमने कई जगह देखा है कि आशिक इस पूरी कायनात को ही अपना रकीब मानते हैं, या तो वो गालिब साहब गुलाब को और गुलाब की खुशबू को अपना रकीब मानते हैं, और ऊपर से ये कि गुलाब की खुशबू ने महबूब को बेहिजाब होते हुए देख लिया है, और वो इस बात से खफा हैं, शर्मिंदा हैं कि महबूबा जो है मेरे रकीब के सामने बेहिजाब हुई, और एज ए आशिक उनके लिए ये शर्मनाक बात है। ओवरऑल देखें कि महबूबा की हरकत से वो बहुत दुखी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं, या वो बाग में बेहिजाब हुई, और बड़ी खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या और फाइनली ये भी हो सकता है कि हम कई जगह देख चुके हैं कि ये सारी बात उनके दिमाग, उनके जहन के अंदर ही चल रही हो, या उनकी इमेजिनेशन में ही ये सब कुछ हो रहा हो सकता है कि महबूबा को पता ही ना हो कि कोई उसका आशिक है जो शर्मिंदा हुआ बैठा है, और इतना परेशान है, और वो अपने अंदाज में, अपने अल्लड़पन में उसके जो मन में आता है वो करती है, तो आशिकों के दिलों के ऊपर जो भी गुजरे, महबूबा को उसकी परवाह नहीं है। तो कहते हैं कि शेर है कि करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियाँ। तो इसके अंदर शिकायत की भी रंग है कि क्या कर रहा है तू, महबूब से कह रहे हैं, महबूबा से कह रहे हैं कि क्या, किस कदर क्या हरकतें तू कर रही है। करता है बस की बाग में तू बेहिजाबियाँ, कि तू इस कदर बेहिजाबियाँ करता है, इस कदर शर्मनाक हरकतें तू करता है। आने लगी है निखते गुल से हया मुझे, कि गुलाब की खुशबू से मुझे हया आने लग गई है। और ये आखिरी शेर देखें कितना खूबसूरत है। वैसे तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और भी शेर बताए जाते हैं, लेकिन यही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। तो कहते हैं कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। इंतखाब करना, सिलेक्शन करना, चुनाव करना, यहाँ पे शेरों के इंतखाब की बात हो रही है। तो जो शेर गालिब साहब ने चुने या वो चुनते रहे मुशायरों में पढ़ने के लिए, अपने दीवान में शामिल करने के लिए, या जैसे शेर उन्होंने लिखे, तो ख्यालों में तो कई मजमून, कई थीम्स उनके आते होंगे, लेकिन उनने कुछ चुनिंदा थीम्स पे ही शेर लिखे, और उनमें से कुछ शेर शायद उनको ज़्यादा पसंद हों, सारे शेर दीवान में भी इंक्लूड नहीं किए गए। तो ऐसे शेरों के इंतखाब की, सिलेक्शन की, चुनाव की यहाँ बात हो रही है, जो गालिब साहब को बहुत पसंद है अपने दीवान में, है। तो कहते हैं कि खुलता किसी पे, अच्छा, रुसवा होना मतलब आपकी शहर में बदनामी होना, या तो आपकी डिस्ग्रेस ज़माने में हो गई है, या उसको रुसवाई कहते हैं। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, या तो देखें एक खूबसूरत कश्मकश है इस शेर के अंदर। तो पहली लाइन में कहते हैं खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, या तो मेरे दिल का मामला किसी पे क्यों खुलता या कैसे खुलता है। तो इससे लगता है कि वो नहीं चाहते कि उनके दिल का राज लोगों पे खुले, है। उनके इश्क का राज, उनके दुख दर्द, उनकी वहशत का राज, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो नहीं चाहते कि ये मामला, ये बात दुनिया के ऊपर खुले। उनको डर है कि उनकी रुसवाई होगी, जग हंसाई होगी, उनकी बदनामी इस दुनिया में होगी, डिस्ग्रेस होगी। लेकिन कहते हैं शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, कि जो शेर मैं चुन चुन के मुशायरे में पढ़ता रहा, जो शेर लोगों ने सुने, उनसे मेरे दिल का मामला दुनिया पे खुल ही गया।
और मेरी रुसवाई मेरी बदनामी मेरी जग हंसाई होके ही रही है। यहाँ एक मजबूरी का रंग है, एक हेल्पलेसनेस का रंग भी है। तो कहते हैं मैं क्या करता, मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं ऐसे ऐसे शेर ही चुनता हूँ जिनमें से मेरे दिल का दुख दर्द मेरी वहशत पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर हो ही जाती है। तो मुझे ऐसे ही शेर पसंद है। तो मैं कोशिश नहीं करता, लेकिन दिल में इतना दुख भरा है कि मैं अनइंटेंशनली ऐसे ही शेर लोगों के सामने मुशायरे में पढ़ता हूँ जिनसे मेरा हाल दिल दुनिया पे खुल ही जाता है और मेरी रुसवाई होके रहती है। तो ये भी रंग हो सकता है कि उनके सबसे अच्छे शेर ही वो हैं जिनमें वो अपने दिल के जज्बात और राज ढालते हैं, या तो इसीलिए तो वो शायरी लिखते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि कोई दिल का राज राज नहीं रह पाता, या तो शेरों का इंतखाब जो है उनको रुसवा कर ही देता है। और देखें, लाइफ की कई जनरल सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर ये शेर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आप किसी शायरी की महफिल में बैठे हैं तो लोग जिस तरह की शायरी पढ़ते हैं उनसे उनके जज्बात भी ज़ाहिर होते हैं और उनके टेस्ट का भी पता चलता है। तो सच ए विटी शेर, और आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं, आपकी दिल की बात ज़ाहिर हो जाती है और आपकी दुनिया के अंदर रुसवाई हो जाती है। एक रंग ये भी हो सकता है कि वो डिलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं, या तो जानबूझ के रुसवाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि आशिक को तो रुसवाई बदनामी दुख दर्द बहुत पसंद होते हैं इश्क की राह में। तो वो अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं, इसलिए वो डिलिबरेटली ऐसे ही शेर चुनते हैं और पढ़ते हैं जिनसे कि वो उनके दिल का हाल बयान हो जाता है, या तो अगर अंदर आग निकली है लगी हुई है तो धुआं निकलता है, राइट। तो वो इस अपने दिल की आग को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, या उनको रिलीफ मिलता है शायद इस तरह के शेर पढ़ के जिनके अंदर वो अपना दुख दर्द एक्सप्रेस कर सकें। और यहाँ पे सिर्फ वो बहाना बना रहे हैं, महबूब के सामने बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें इसके साथ महबूब की रुसवाई भी हो सकती है। और उसको वो कह रहे हैं कि मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर मैं क्या करूँ, मेरे शेरों के इंतखाब से सारे ज़माने को हमारे बारे में पता चल ही गया। तो ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। ओवरऑल देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।